चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। देखिए आगे आपको पढ़ना है एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। एज ऑफ रेवोल्यूशन जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो ध्यान रखिएगा 1830 से लेकर 1848 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो भी यूरोप में, उसे एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया है। रीजन, इस बीच में बहुत सारे रिवोल्ट हुए, बहुत सारे नेशन स्टेट्स क्रिएट होकर सामने आए, बहुत से जगह पे नेशन स्टेट बनने का फॉर्मेशन एक प्रोसेस स्टार्ट हुई, इसीलिए इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे रोमांटिक फिलोसफर्स आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं नेशनल फीलिंग को स्प्रेड करने का। याद रखिएगा, इसी के पैरेलल 1830 से लेकर 1848 के बीच में ही हंगर, हार्डशिप और बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे होते हैं। याद रखिएगा, दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तो नेशन स्टेट बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा हंगर और हार्डशिप भी पूरे यूरोप में फैल रहा है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? और ये टॉपिक खत्म होगा फाइनली आपके 1848 के पेरिस रिवोल्ट के साथ। याद रखिएगा, पेरिस रिवोल्ट के साथ ये टॉपिक खत्म होगा। चलिए, सबसे पहला इंसिडेंस जो होता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट जहां से होगा वो उसका नाम है जुलाई रेवोल्यूशन। आपने देखा था पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट कहां से हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। सबसे पहला रिवोल्ट नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने का, नेशन स्टेट क्रिएट करने का, ये स्टार्ट हुआ आपका फ्रांस से। तो जुलाई रेवोल्यूशन भी पहला स्टार्ट होगा, जो एज ऑफ रेवोल्यूशन भी पहला स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 1830 में फ्रांस से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा, तो इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1830 के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ, 1830 में जो वहां का राजा था किंग चार्ल्स 10, इसको गद्दी पर से उतारकर जनता ने बाहर फेंक दिया, या ये गद्दी छोड़कर खुद ही भाग गया। रीजन, क्योंकि याद है 1791 में क्या हुआ था लुईस 16 के साथ में? 1791 में लुईस 16 को क्या कर दिया गया था? गुलेटिन कर दिया गया था कि नहीं कर दिया गया था? याद है सभी को? 1791-92 के अप्रॉक्स जब लोग राजा रानी पूरे परिवार के साथ भाग रहे थे, तब फ्रांस की जनता ने क्या किया था? गुलेटिन कर दिया था। तो इसी बात का कहीं ना कहीं आगे आने वाले सभी राजाओं के मन में ये डर था कि अगर जनता ने हमें पकड़ लिया तो कहीं हमें गुलेटिन ना कर दें। ये ध्यान रखिएगा। तो इसी डर के कारण जो है जो किंग चार्ल्स 10 थे वो गद्दी छोड़कर भाग गए, और उसके बाद जनता ने एक नया शासक चुना जिसका नाम था लुईस फिलिप। ये इन्हीं के कजिन ब्रदर थे। याद रखिएगा, किंग चार्ल्स 10 के कजिन ब्रदर थे। इनको एज अ मोनार्क जो है तो किसने चुना बेटा? फ्रांस की जनता ने चुना। ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस की जनता ने किसे अपना राजा चुना? लुईस फिलिप को चुना। और इसी के साथ फ्रांस में, याद रखिएगा, एक नई टाइप की गवर्नमेंट स्टेबल कर दी जिसका नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इससे पहले क्या थी? प्योर फॉर्म ऑफ मोनार्की थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ रूलर कौन था? सिर्फ किंग हुआ करता था। सारी पावर किसके हाथ में थी? तो किंग के हाथ में थी। अब क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली फिर से आ गई और राजा भी बनाया गया है जनता के द्वारा, जिसका नाम है लुईस फिलिप। तो इस तरह से फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अच्छा, रीजन क्या था जुलाई रेवोल्यूशन का? एज यूजुअल सेम, फूड प्राइसेस हाई हो गए थे, हंगर फैल गया था, हर तरफ हार्डशिप हो गई थी, कठिनाई भरा जीवन हो गया था, जिसके कारण राजा इन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण जनता काफी ज्यादा एग्रेसिव हुई और जनता ने राजा को उखाड़ के बाहर फेंका और दोबारा से अपने मन मुताबिक एक नया राजा चुना। ठीक है, इस तरह से जुलाई रेवोल्यूशन या फ्रांस से ही रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए, फ्रांस से इंस्पायर होकर फ्रांस के बगल में एक स्टेट था किंगडम ऑफ नीदरलैंड। कौन सा देश बेटा? किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ये रहा किंगडम ऑफ नीदरलैंड। उसके नीचे फ्रांस है, बगल में देख रहे हैं आप जर्मनी है। ये नीचे की तरफ देखिए, ये फ्रांस है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो फ्रांस से ही इंस्पायर होकर किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट अलग हो गया, बेल्जियम। ठीक है, फ्रांस के ही रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर हुआ था। याद रखिएगा, किससे इंस्पायर होकर? फ्रांस से ही इंस्पायर होकर इसने अपने आप को किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग करके एक नया नेशन स्टेट फॉर्म कर लिया जिसका नाम बेल्जियम पड़ा। याद रखिएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बात याद है, ड्यूक मेटरनिक ने एक बात कही थी कि व्हेन फ्रांस स्नीज होल यूरोप सफर फ्रॉम कोल्ड। उसके मीनिंग का स्टेटमेंट अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, फ्रांस में रिवोल्ट हुआ, उसी की देखी देखा बेल्जियम के लोगों ने भी रिवोल्ट कर दिया और किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर एक नए नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया। ध्यान रखिएगा, बस यहां पे इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अब देखिए, अगली हेडिंग है आपके यहां अपराइजिंग इन ग्रीक। जो ग्रीस देश था, तो
तो ग्रीक को याद रखिएगा, पहली चीज तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। मतलब क्या है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का? सभ्यताओं का पालना, जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया है, वेस्टर्न कल्चर को जन्म दिया है, वेस्टर्न सोसाइटी के जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, वो कहीं ना कहीं सभी ग्रीक से ही निकले हैं। आप लोगों ने सुना होगा ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। तो आखिर ये शब्द कहां से आते हैं? क्योंकि ओरिजिन वही माना जाता है, जो इंग्लिश है उसका ओरिजिन या तो ग्रीक या तो लैटिन वर्ड माने जाते हैं। तो ग्रीक वर्ड जो ओरिजिन मेन माना जाता है इंग्लिश का, वो कहां पे जन्मा? ग्रीस में जन्मा, ग्रीस नाम के देश में। इसका मैप मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। अभी के लिए मेरे पास इस समय मैप अवेलेबल नहीं है, अगली क्लास में मैं आपको इसकी स्लाइड दिखा दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज, कल्चर, इन सब का जन्म कहां पे हुआ? ग्रीस में हुआ। इसीलिए ग्रीस को क्या कहा जाता, किस बात के लिए जाना जाता है? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब क्रेडल का मतलब क्या होता है? सब पालना, बेटा पालना, बच्चों का पालना। झूला देखा है छोटा बच्चों का? अधिकतर मूवीज में आपने देखा होगा, एक छोटा सा पालना होता है, उसमें बच्चे को लिटाया जाता है और झुलाया जाता है, वही पालना। उसकी क्रेडल की मीनिंग है पालना, ठीक है। और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। तो सभ्यताओं का पालना कहा जाता है ग्रीस को, याद रखिएगा। तो किस, जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सभ्यता है, उसका जन्म कहां पे हुआ है? ग्रीस में हुआ है। कहां फली फूली है? ग्रीस में फली फूली है। इसीलिए ग्रीस को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये सेंटीमेंट जरूर ध्यान रखिएगा, ये आगे चलकर रोमांटिक फिलोसफर जो है वो इसी सेंटीमेंट का यूज करेंगे और ग्रीस को आजाद कराएंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीस किसका गुलाम था। तो ग्रीस, याद रखिएगा, ओटोमन अंपायर का गुलाम हुआ करता था। ओटोमन अंपायर 15वीं सेंचुरी में एक सबसे बड़ा अंपायर स्टेबल होने वाला था। याद रखिएगा, सबसे बड़ा अंपायर स्टेबल हुआ था 15वीं सेंचुरी में, ओटोमन अंपायर। कहां पे? तो आज के समय का मॉडर्न टर्की जो है, वहीं पे ओटोमन अंपायर आज का जो है वो स्टेबल हुआ था उस समय, याद रखिएगा। तो ओटोमन अंपायर ने ग्रीस को जीत लिया था 15वीं सेंचुरी में। तो ग्रीस किसके कब्जे में था? ओटोमन अंपायर के। और याद रखिएगा, ग्रीक में जो है, जो रिलीजन था वो क्रिश्चियन लोग थे। कौन से थे? क्रिश्चियंस। और ओटोमन अंपायर एक मुस्लिम अंपायर था, ठीक है, टर्क्स रूल करते थे। याद रखिएगा, मुस्लिम अंपायर था, इस्लामिक अंपायर था। और ग्रीस में कौन थे? क्रिश्चियंस लोग थे, क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ था जहां पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यही फीलिंग स्प्रेड की गई सबसे पहले कि एक क्रिश्चियनिटी का जहां पे, जिस स्थान पे जन्म हुआ है, उसके ऊपर जो रूलर है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक अंपायर के लोग हैं। तो इस्लाम कैसे किसी अदर रिलीजन के ओरिजिन वाले प्लेस को रूल कर सकता है? तो हमने, जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया है, हम किसी के गुलाम क्यों रहे? ऐसा ग्रीस के लोगों ने मैसेज स्प्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से ये इंडिपेंडेंट की स्ट्रगल जो है स्टार्ट हुई किस सन में? 1821 में। याद रखिएगा, 1821 से ग्रीक की जो है इंडिपेंडेंट की स्ट्रगल स्टार्ट हुई कि हमें ओटोमन अंपायर के साथ नहीं रहना, ये ध्यान रखिएगा। और इसको सपोर्ट भी काफी ज्यादा मिला। जो लोग ग्रीस में पहले रहा करते थे, जिन्होंने ग्रीस को छोड़ दिया था, अलग अलग जाके देश के कोने कोने में, मतलब दूसरे देशों में जाकर बस गए थे, उन सब ने इस ग्रीक कल्चर को, पुरानी ग्रीक कल्चर को सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और मतलब इसको लेकर रिवॉल्यूशन तक चलाए उन्होंने। और जो पोएट, आर्टिस्ट थे, इन सब ने भी इधर जो है पब्लिक में ओपिनियन, एक पब्लिक में सेंटीमेंट जनरेट करने की कोशिश की कि ग्रीस को किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए। उसी में एक फिलोसफर आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड बैरन, याद रखिएगा, ये इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे, किसके लिए? यही ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। ग्रीस किसके खिलाफ लड़ रहा था? ओटोमन अंपायर के खिलाफ लड़ रहा था। तो उसी के लिए लॉर्ड बैरन ने फंड इकट्ठा किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये लड़ने भी गए थे फ्रंट पे, जो है किससे? ओटोमन अंपायर से लड़ने गए थे। किसकी तरफ से? ग्रीस की तरफ से। और वहीं पे इनके फीवर आया काफी तेज, और 1824 में इनकी डेथ हो गई। और फाइनली याद रखिएगा, ये रिवोल्ट कब खत्म होता है जाके? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो उस समय के ओटोमन अंपायर की कैपिटल हुआ करती थी, वहीं पे एक ट्रीटी साइन होती है 1832 में। और वहीं पे ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिल जाता है कि ग्रीस एक स्वतंत्र देश है। यहीं से ग्रीस को आजादी मिल जाती है। और फाइनली ग्रीक ओटोमन अंपायर से अलग होकर एक नया नेशन स्टेट फॉर्म कर लेता है। ये ध्यान रखिएगा, आगे चलकर बाल्कन टेंशन में इन सब का रोल भी बहुत बड़ा होगा। लास्ट टॉपिक जो आपके इस चैप्टर का होगा बाल्कन टेंशन, वहां पे इन सब का रोल आपको देखने को मिलेगा।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होती है। तो आज आपने कितने टॉपिक पढ़े? टोटल 3 टॉपिक पढ़े। सबसे पहला जुलाई रेवोल्यूशन, एज ऑफ रेवोल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक था, जिसमें क्या हुआ, कुछ खास नहीं, वहां की मोनार्की को हटा दिया गया या राजा खुद ही गद्दी छोड़कर भाग गया और वहीं पे एक दूसरा राजा इंस्टॉल किया गया जनता के द्वारा, जिसका नाम था लुइस फिलिप, और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। मतलब अब सारी पावर राजा के हाथ में न रहकर नेशनल असेंबली भी आ गई, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर थी और राजा के पास कम से कम पावर दी गई। और दूसरा देखा हमने ब्रुसेल्स अपराइजिंग। यहाँ पे क्या हुआ, बेल्जियम जो नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था, उससे अलग होकर एक नए नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम है बेल्जियम। किससे इंस्पायर होता है? तो याद रखिएगा, फ्रांस से इंस्पायर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हमने देखा कि ग्रीस को क्या कहा जाता है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ग्रीस किसका पार्ट था? तो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। किस सेंचुरी से? 15th सेंचुरी से, उसी का गुलाम था। और फाइनली 1821 से यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और 1832 में जाके ये रिवोल्ट खत्म हुआ और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया गया। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। सभी लोग इन सारी बातों को अपने नोट्स में जरूर लिख लेंगे, इनसे बोर्ड में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए, बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।